हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। और जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि बेटा इस चैप्टर को जो है ना हम पूरी अच्छी तरह से देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से। जो जो टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं बेटा बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, आप इसको समझो। पहले एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से कवर के करेंगे, ठीक है ना। भले ही बेटा वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, लेकिन समझ में आपको पूरा आ जाएगा। ये वीडियो यदि आपने पूरी देख ली तो नंबर सिस्टम जो है ना, ये जो चैप्टर है बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या क्या टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने 10 टॉपिक लिख रखे हैं, यानी कि 10 पॉइंट्स हमने लिख रखे हैं क्या क्या चीज़ हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है नोविंग योर नंबर। तो बेटा क्या है कि ये चैप्टर जब भी आप शुरुआत करोगे तो सबसे पहले ना हमें नंबर्स पता होने चाहिए, कि जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होता है। तो जब ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी ना, तो ही आगे के आपके सवाल जो हैं, यानी जो भी चीज़ें आपकी आएंगी उनको अच्छी तरह से आप समझ पाओगे, ठीक है ना। तो बेटा नंबर को जानना सबसे पहले ज़रूरी है, तो पहले हम यही कवर करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक हमारा आ रहा है फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, ठीक है ना। इसमें हम ये देखेंगे कि दो रैशनल नंबर के बीच में हम रैशनल नंबर को किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है ना। कई बार आपका सवाल आता है कि एक रैशनल नंबर फाइंड करो, ठीक है ना, बिटवीन द टू नंबर्स, या 5 फाइंड करो, 6 फाइंड करो, 10 फाइंड करो। तो वो तमाम बातें जो है ना हम इस टॉपिक में हम जानेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से उनको निकाला जाता है, ठीक है ना। तीसरा बेटा हम ये भी देखेंगे इसके अंदर की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। चौथे में देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। वो तमाम बातें हम इसमें जानेंगे, ठीक है ना। फिफ्थ में मैंने लिखा हुआ कन्वर्जन ऑफ अ प्योर रिकरिंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी क्यूब की फॉर्म में लिखना है, यानी कि हमारा जो है जो नंबर्स हमारा जो रियल नंबर्स है उसको पी क्यू की फॉर्म में हम किस तरह से लिखते हैं, यानी कि जो डेसिमल नंबर है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे ये हम जानेंगे। रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन पे कैसे जो है रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। और रिप्रेजेंटिंग स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना। अब ये जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो हमारा दे रखा है रियल नंबर्स का, उसको कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे रूट में 6.3 है, रूट में 3.8 है, 9.4 है, इसको कैसे नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमारा देखो बेटा क्या है कि ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। इसमें फिर हम रियल नंबर का ऑपरेशंस करके देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि किस तरह से इरेशनल नंबर को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि रैशनलाइज किस तरह से किया जाता है वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आ जाएगा लास्ट का जो टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो इसमें सारे लॉज वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। आपके 9th क्लास में लास्ट एक्सरसाइज जो है इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक जब आपके कवर हो जाएंगे अच्छी तरह से, तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो बेटा देखो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है नोविंग योर नंबर्स, ठीक है। तो ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं बेटा, आगे मैं और लिखूंगा अभी थोड़े, पहले आप इनको समझ लो अच्छी तरह से ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो बेटा नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि जो गिनती हमारी शुरू होती है कहाँ से शुरू होती है, एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती रहती है, ठीक है ना। तो काउंटिंग नंबर्स को ही जो है हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा हमारा नेचुरल नंबर होता है 1। क्लियर होगी बात। सबसे बड़ा वो इनफाइनाइट है बेटा, वो अनगिनत है, वो नहीं बता सकते हम। छोटा तो हम बता सकते हैं लेकिन बड़ा नहीं बता सकते, गिनती तो अनंत है ना, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर्स हमारे होते हैं। होल नंबर क्या होता है बेटा, ये भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, बस इसके अंदर जीरो और आ जाता है साथ में। तो यानी कि काउंटिंग नंबर्स विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक है। तो यानी कि सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा, जीरो होगा। सबसे बड़ा होल नंबर वो भी नहीं बता सकते हम, क्योंकि वो इनफाइनाइट है। क्लियर होगी बात ये। तो आपने ये देखा कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो काउंटिंग नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। क्लियर होगी बात ये। अब आपने देखा तीसरे पे क्या लिखा हुआ है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि वो नंबर जो एक से और अपने आप से डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर कहलाता है। ये कह सकते हो आप, या फिर ये कह सकते हो कि द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे कह दो कि वो नंबर जो एक से डिवाइड हो जाए और अपने आप से डिवाइड हो जाए प्राइम नंबर कहलाता है, ठीक है।
तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, वो हमारा होगा 2। ठीक है, 2 के यदि आप फैक्टर करोगे तो 2 जो है किससे किससे डिवाइड होता है, 1 और 2 से, यानी कि एक तो 1 से डिवाइड होगा, एक अपने आप से डिवाइड होगा। ठीक है ना, तो वही प्राइम नंबर होता है, बस ये ध्यान रखना है। 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 11, 13, इसी तरीके से आप लिखते चले जा सकते हो। ठीक है ना, बस आपको ध्यान रखना है कि बेटा एक 2 ही इकलौता ऐसा नंबर है प्राइम नंबर जो कि इवन है, नहीं तो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे के सारे ओड होते हैं। क्लियर होगी बात ये। इसके बाद आ जाओ बेटा, कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर यानी कि द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, यानी कि वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है ना, तो सबसे छोटा हमारा यदि मैं कहूँ कंपोजिट नंबर तो वो है हमारा बेटा 4। क्लियर है, 4 से शुरू होगा हमारा। यदि 4 के आप फैक्टर करो तो क्या होगा, 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, अपने आप से भी डिवाइड होता है, तो 3 फैक्टर हो गए ना इसके एक तरह से। ठीक है ना, तो वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, इसी तरीके से आप चलते चले जाओ। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है आपका ओड नंबर्स। ओड नंबर्स क्या होते हैं कि द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, यानी कि वो नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए वो हमारे पूरी तरह से डिवाइड, विच आर नॉट डिविजिबल बाई। अब देखो यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने थोड़ा सा, ये देखो आप, यह ओड नंबर है तो विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, और विच आर डिविजिबल बाई 2 हमारा इवन नंबर। तो यानी कि वो नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ओड नंबर। तो जैसे कि देखो आप 1, 3, 5, 7, 9, 11 इसी तरीके से चलते जाओ, ये नंबर जो है 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते, इसको हम ओड नंबर कहते हैं। ठीक है ना, इवन नंबर पे आप आओगे, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, यानी कि डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, वो नंबर हमारे इवन होते हैं। तो जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इसी तरीके से चलते चले जाओ। ठीक है, इस नंबर को यदि आप 2 से डिवाइड करोगे तो पूरी तरह से रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। अब देखो बेटा अगला हमारा क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है ना, इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी कि द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स बोथ हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, यानी कि ये होल नंबर का कलेक्शन होता है इंटीजर्स का, यानी कि कहने का मतलब ये होल नंबर का कलेक्शन है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों ही होते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे कि देखो आप, जैसे 0 है, 0 से इधर वाले ये पॉजिटिव नंबर कहलाते हैं, 0 से इधर वाले ये नेगेटिव नंबर कहलाते हैं। इन पूरे नंबर को हम इंटीजर्स कहते हैं। क्लियर है, जैसे कि आप देखो 0 को आप होल नंबर कह सकते हो, नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, लेकिन इंटीजर कह सकते हो आप। एक 1 जो है इसको आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हो, आप इसको होल नंबर भी कह सकते हो, आप इसको इंटीजर भी कह सकते हो। अब जैसे ये -1 है, -1 को आप जो है नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं सारे, क्योंकि गिनती जो पॉजिटिव होती है ना सारी, तो इसीलिए -1 जो है वो आपका इंटीजर्स कहलाएगा, ना ही होल नंबर कहलाएगा, ना ही नेचुरल नंबर कहलाएगा। तो ध्यान हो गया आपको। तो यानी कि होल नंबर का कलेक्शन है जिसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव साइन दोनों होते हैं, उसी को हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि 2 नंबर्स आर को प्राइम इफ दे हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका एचसीएफ बेटा 1 होता है, यानी कि 1 के अलावा और उसका कोई फैक्टर नहीं होता। तो जैसे ये पेयर देख रहे हो ना, जैसे ये 2 3 का, 3 4 का, 5 6 का, 21 22 का, ये सारे के सारे को प्राइम नंबर होते हैं। तो बेटा को प्राइम में जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे देखो 3 4, इसमें 4 कोई को प्राइम नंबर है नहीं है ना। तो ये याद रखना है कि जितने भी सक्सेसिव नंबर्स होते हैं पॉजिटिव, ठीक है ना, इंटीजर्स हैं चाहे सक्सेसिव, वो सब के सब 2 सक्सेसिव नंबर जो है वो हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनका एचसीएफ 1 आएगा। 2 और 3 का फैक्टर निकालोगे तो 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन होगा नहीं। इसी तरह से 3 4 का निकालो, 5 6 का निकालो, कोई सा भी नंबर निकालोगे तो कहने का मतलब 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर उनका नहीं होगा, इसी को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है ना, रैशनल नंबर क्या होता है भाई, कि द नंबर विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। वो नंबर जिसको हम p अपॉन q में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q हमारे इंटीजर्स होंगे और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखो 1/2 लिखा मैंने, तो 1 भी एक तरह का इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। ठीक है, 5/6 है, -3/6 है, -5/8 है। ये आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर बेटा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, 0 से नीचे भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना आप। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कभी भी किसी भी नंबर के नीचे यदि 0 होगा तो वो नॉट डिफाइन है, यानी कि वो कोई भी नंबर नहीं है, कहने का मतलब ये। ठीक है ना, तो रैशनल नंबर समझ में आ गया आपको।
वो नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर हमारा कहलाता है। इरेशनल नंबर क्या है, यानी कि वो नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख नहीं सकते। तो जैसे आप देखोगे √2, √3, √5 या इस तरह से जब कोई भी आपका नंबर आता है 1.010010, यानी कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा एक तरह से, ठीक है ना। तो ये जितने भी नंबर होते हैं ये सारे के सारे आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा हमारा अगला टॉपिक क्या है, फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, यानी कि दो रैशनल नंबर के बीच में जो है ना हमें रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। अब वो सवाल पे डिपेंड करता है, आपसे 1 पूछे, 2 पूछे, 5 पूछे, चाहे 10 पूछे, ठीक है ना, उसको आपको कैसे निकालना बस आपको ध्यान रखना है। तो देखो जैसे कि पहला सवाल क्या कह रहा है, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में आपको एक रैशनल नंबर निकालना है। तो क्या करोगे आप, तो जो सबसे सिंपल तरीका है बेटा आपको देखो, सबसे दोनों तरीके को समझो आप। क्या होता है कि जब भी हमें एक रैशनल नंबर निकालना होता है, ध्यान रखो आप, ठीक है ना। तो जैसे कि आप लिखते हो अ रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, तो क्या करोगे आप, तो ये इन दोनों नंबरों को प्लस करोगे। तो जैसे एक को r मान लिया, एक को s, और इसको 2 से डिवाइड कर दो बस। दोनों नंबरों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका रैशनल नंबर आ जाएगा। तो जैसे आपने करा 1 प्लस में 2 अपॉन में 2, तो 3 अपॉन में 2 आपका आ गया। यदि एक निकालना हो तो इस तरह से आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है। दोनों नंबरों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, क्लियर है। लेकिन अगर यही तरीका आपको अपनाना है और भी रैशनल नंबर निकालने के लिए, तो आप निकाल के देख सकते हो। यदि आपको दूसरा रैशनल नंबर निकालना है तो बेटा क्या करोगे आप, इसको और इस नंबर को प्लस करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो सेकंड निकल जाएगा। तीसरा निकालना है, इस नंबर और इस नंबर को प्लस करके आप उसको डिवाइड कर दोगे 2 से, तो तीसरा भी निकल जाएगा, ठीक है। कैसे आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो आपको सेकंड रैशनल नंबर निकालना है मान लो, तो आपको मैंने क्या बोला 1/2, 1 प्लस में 3/2, मैंने बोला ना इसको और इसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। तो जैसे आपने किया इसको देखो 1/2, और ये देखो इसका एलसीएम आ गया 2, 1 2 जा 2, 2 2, हाँ हाँ 2 1 जा 2, और ये 3, तो ये हमारा आ गया 1/2, 5/2, तो यानी कि 5/4। ये देखो आपका दूसरा रैशनल नंबर आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको तीसरा निकालना, इसको प्लस करके जो है 2 से डिवाइड कर दो। तो ये भी तरीका आप अपना सकते हो, ठीक है ना। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक, इस तरह से निकालना हो। लेकिन अगर एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या करना बेटा, आपको ना डिनोमिनेटर को सेम बनाना है बस आप, ठीक है। और उसमें क्या है कि आपको चाहे 5 बोले, 10 बोले, 15 बोले, जो भी है वो आराम से निकाल के देख सकते हो। जैसे कि इसमें देखो क्या कह रहा है भाई, 5 रैशनल नंबर निकालने 3/5 और 2/3 को। तो एक तरीका तो ये देखो आप क्या करोगे, जैसे 3/5 है और एक है हमारा 2/3 है, तो आपने क्या रहा 3/5, और इसको भी 18 से, इसको भी 18 से मान लो मल्टीप्लाई कर दिया। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। 18 3 कितना हुआ 54, और 18 पंजे हो गया 90। और ये जो 2/3 है बेटा, अब इसको 90 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 से इसको। तो आपने क्या करा, 30 दूनी 60 हो गया, और 30 3 90। अब यहाँ देखो 90 और 90 दोनों में आ रहा है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब इसके और इसके बीच में यदि मुझे 5 निकालने हो तो मैं आराम से निकाल के देख सकता हूँ। 55/90, 56/90, 57/90, 58/90 और 59/90, 1 2 3 4 5। तो देखो इस तरह से निकल गया आपका, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना है आपको कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ऐसे भी कर सकते थे, या फिर आप क्या करते 5 और 3 का सीधा पहले एलसीएम लेते फिर कर लेते। जैसे आपने करा 5 और 3 का एलसीएम लिया तो आ गया आपका एलसीएम 15। तो आपने क्या किया 3/5 को लिया, 5 3 15 होता है, तो इसको 3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 9/15 हो गया। अब ये 2/3 लिया, तो 3 पंजे 15 होता है, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी जिससे भी डिवाइड हो जाता है तो उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 दूनी 10 और 5 3 15। अब ये देखो क्या है 9/15, 10/15 है। अब इनके बीच में आप 5 तो नहीं निकाल सकते, तो क्या करोगे आप, जैसे ये 9/15 है, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे 6 से ही कर दिया मान लो, जैसे मैंने इसको, चलो ठीक है, तो 6 नहीं देखो 54, 15 चिका 90 आ गया। और ये 10/15 है, तो इसको भी मैंने क्या करा 6 से ही कर दिया, तो देखो 60/90। फिर वही बात आ गई ना, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए हर कंडीशन में। आप ऐसे भी करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एलसीएम निकाल के अगर आपका उसी के अंदर आ रहा है तो निकाल के देख लो, और अगर नहीं आ रहा तो किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, बट डिनोमिनेटर को आपको सेम रखना है, बाकी उसके रैशनल नंबर बीच के आ जाएंगे, ठीक है ना। यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो जैसे 3/5 2/3 को डिवाइड करो, तो ये इनको भी डिवाइड करोगे तो इनके बीच के ही नंबर होंगे वो, ठीक है ना।
ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर होगी बात ये? तो इस तरह से जो है ना, आप एक रैशनल नंबर निकालना हो, 5 निकालने हो, 10 निकालने हो, 15 निकालने हो, इन दोनों तरीकों से आप करके देख सकते हैं। देखो बेटा, अगला टॉपिक हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और चौथा जो हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, तो सबसे पहले इसको समझो। जैसे मैंने 2 एग्जांपल दे रखे हैं, 1/5, 5/8। अगर 1/5 को यदि आपको लिखना है तो क्या करोगे आप, 1 को अंदर रख के 5 से डिवाइड करो, तो 5 से 1 जाता नहीं है, तो 0 डेसिमल लगा के यहाँ 0 लगा देते हो, 5 दूनी 10 ऐसे करके कर देते हो, तो ये 0.2 आ जाता है। क्लियर है? एक बार इसको भी करके देख लेते हैं। 5/8 है, तो 5 को अंदर रखा, जो ऊपर वाली संख्या होती है वो अंदर रखते हैं, और जो नीचे वाली उसको बाहर रखते हैं। 8 से 5 नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे, 0 डेसिमल लगा के यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब क्या हुआ, 8 6 48 हो गया, ये 2 आ गया। एक बार डेसिमल लगाने के बाद 0 लगा सकते हैं, 8 दूनी 16, 4 आ गया, फिर 0 लगा सकते हैं, 8 पंजे 40। तो आपने देखा इसका आंसर आ गया 0.625। क्लियर होगी बात ये? अब आपने देखा कि भाई 1/5 का 0.2 आ रहा है, तो यानी कि इसके बाद ये संख्या नहीं बढ़ रही, कहने का मतलब ये है। और ये भी 0.625 तक आके, यानी कि डेसिमल से 3 नंबर तक आके ये खत्म हो गया। ठीक है ना, टर्मिनेट हो गया। तो इसी को बेटा हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे मैंने कहा 1/4 है, तो आप इसको करोगे तो जैसे 0.25 पे जाके ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसी को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम कहते हैं, जो जाके टर्मिनेट हो जाए, उसके बाद वो बढ़े ना, चाहे वो डेसिमल से 1 संख्या हो, 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं, आगे जाके मतलब कि ख़त्म होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो उसी को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक, चौथा देखो क्या कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। अब जैसे 2/3 है, 2/3 को यदि आप करोगे तो 2 को अंदर रखोगे, 3 से आप करो तो आपको कैसे होगा, तो 0 डेसिमल लगाओगे 0, और यहाँ पर करोगे 3 6 18, फिर 2 आ गया, फिर 0 लगाओगे, 3 6 18, फिर 2 आएगा, फिर इसी तरीके से चलते जाओगे तो 0.666 ये चलता ही जाएगा। ठीक है ना। 874 बटे में 999 को यदि आप डिवाइड करोगे तो ये भी बेटा 874 पे बार लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 874 के बाद फिर 874 आ जाएगा, फिर 874 आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा दोगे, तो कहने का मतलब ये चलता जा रहा है। ठीक है ना। अब इसमें देखा आपने कि ये कहीं रुक नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, लेकिन रिपीटिंग डेसिमल है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेट तो हो रहा है लेकिन ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आप 0.6 की बार भी ऐसे करके लिख सकते हो। तो जिस भी नंबर के ऊपर बार होता है तो समझ लेना वो नंबर रिपीट हो रहा है। यदि 2 नंबर के ऊपर बार है तो वो 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो टर्मिनेट हो जाता है इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। और ये बात याद रखना कि ये दोनों चीज़ें, ये दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये दोनों नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम रैशनल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग आपको पता चल गया कैसे करना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आपको पता चल गया कैसे हमें करना है। ठीक है ना। अब आपको ये पता ही है कि जो नंबर रिपीट ना हो, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी एक तरह से, ठीक है ना, तो वो नंबर हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। क्लियर होगी बात? जैसे कि मैंने कहा था आपको √2, √3, √5, या यहाँ पर कोई भी नंबर लिख लो, जैसे 101, 001, 0001, तो ये देखो क्या है कि ये नंबर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये सारे के सारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो रैशनल नंबर होते हैं, और जो है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल नंबर हमारे कहलाते हैं। ठीक है, तो बेटा अगला टॉपिक हमारा है कन्वर्जन ऑफ अ प्योर रिकरिंग डेसिमल इन फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि ये इस तरह से जो हमारे ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं इसको हम p/q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो बेटा 0.7 की बार लिखा हुआ है, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले ना हमें इसको मान लेना है, तो हमने मान लिया लेट x बराबर है 0.777, इस तरह से करके ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ये ध्यान रखना है। और आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि ना यदि एक नंबर के ऊपर बार होगा तो आपको क्या करना है कि इन दोनों को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है?
यदि 2 नंबर के ऊपर बार होगा तो 100 से, 3 नंबर के ऊपर बार होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि जिस भी नंबर के ऊपर बार होता है उसको हमें डेसिमल से इधर लेके आना होता है, ठीक है ना। तो यदि मैंने x को माना 0.777 मान लिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि भाई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 वी गेट। मैंने जो है दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ 0.777, इसको भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो मेरा हो गया बेटा 10x, और इसको 10 से करूँगा तो एक नंबर ये उछल के इधर आ जाएगा, यानी कि 7.777। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। क्लियर होगी बात ये। तो जिस नंबर के ऊपर बार था उसको मैं यहाँ पर ले आया। क्लियर है। अब आपको क्या कर देना है, बस सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो बस। तो सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड में से फर्स्ट को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कहने का मतलब ये हो गया 10x में से x को और 7.777 और 0.777 को यदि आप माइनस करो तो इसका ये आ गया 9x, और ये सीधा सीधा x आ गया। ये तो बाकी कट जाएगा सारा सारा। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 7/9। ठीक है। तो 7/9 को यदि आप डिवाइड करोगे ना तो 0.7777 ये रिपीट होता चला जाएगा। क्लियर बात हो गई आपको, ये समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको, ठीक है ना। अब ये देखो एक एग्जांपल, अब यहाँ दे रखा है 0.35, 2 के ऊपर बार लगी हुई है। तो क्या करोगे आप, x को आपने 0.35 35 35 इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन मान ली। क्लियर है। 2 के ऊपर बार है तो सीधा क्या करा आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 100x हो गया। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 35 इधर आ जाएगा और 35 35 35, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करोगे, सीधा सब्ट्रैक्ट कर दोगे सेकंड में से फर्स्ट को। तो 100x में से x को माइनस करोगे तो 99x आ जाएगा हमारा। क्लियर है। और 35 में से इसको आप करोगे, ये वाला हमारा देखो, तो ये डेसिमल से इधर 35 इधर जा रहा है हमारा, और ये हमारा देखो जैसे ये हमारा आ गया, ठीक है ना। तो 0.3535 तो हमारा आ गया 35। तो x की वैल्यू क्या आई 35/99। इस तरह से आपने कर दिया। लेकिन एक सवाल और बताता हूँ, यदि मान लो कि ये जो 0.35 है यदि ओनली 5 के ऊपर बार हो तो क्या करोगे आप, ठीक है ना। तो यदि बेटा मैंने कहा कि 0.355 के ऊपर बार है तो क्या करोगे आप, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट नहीं हो रहा, 5 रिपीट हो रहा है। तो इसको भी क्या करोगे आप, ऐसे ही करोगे, लेट x को मान लोगे 0.3555, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्लियर है। तो आपको ये याद रखना है कि जिसके ऊपर भी बार रहता है ना, इसी नंबर को मुझे यहाँ लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा कि इस नंबर से पहले मेरा 3 आ रहा है तो पहले मुझे 3 को लाना पड़ेगा, उसके बाद 5 को लाना पड़ेगा। तो 3 को लाने के लिए क्या करूँगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों नंबरों को 10 से। तो यानी कि मैंने इसको 10 से यदि मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 वी गेट, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा 10x हो जाएगा, और ये मेरा 3.555 ये मेरा ऐसे चलेगा। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अभी मेरा 5 यहाँ नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, इसको फिर दोबारा से 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, किसको, इक्वेशन सेकंड को, ये वाली को। फिर 10 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये 100x आ गया, और ये मेरा 35.555 इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन मेरी बन गई। अब मेरा 5 इधर आ गया। क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दूंगा। कहने का मतलब ये है, तो मैंने इसको इसमें से माइनस किया, तो जैसे यहाँ चलो लिख देता हूँ 100x में से 10x को माइनस करूँगा, और 35.555 में से माइनस करूँगा 3.555 को, तो ये मेरा हो जाएगा 90x, और इसको यदि मैंने माइनस किया तो ये बेटा मेरा 32 आ जाएगा। क्लियर है। बाकी कट जाएगा। तो x बराबर है 32/90। तो यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इस तरह से जो ना आप आसानी से जो ना किस तरह आराम से जो है ना इस तरह से डेसिमल नंबर को p/q की फॉर्म में लिख के आप इसको देख सकते हो। ठीक है। देखो बेटा अगला टॉपिक हमारा क्या है, रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है ना। तो आपको मैं एक रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताता हूँ कि कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना। तो चलो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मैंने ले लिया √3 को आपको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। क्लियर होगी बात। तो जैसे कि एक लाइन ली मैंने, ठीक है, और यहाँ है 0, चलो इधर ले लिया हमने -1 -2, इसको छोड़ो, और यहाँ ले लिया मैंने बेटा 1, और यहाँ आ गया 2। ये इसी तरीके से चलता जाएगा। क्लियर है। ये बात आपको देखनी है ऐसे करके। ठीक। अब आप देखो क्या है,
अब मुझे क्या करना है कि इसको जब आप करोगे ना √3 को नंबर लाइन पे, तो हमने क्या करा कि जैसे 0 है, अब ये जो 0 से 1 यूनिट हमने लिया यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसको बेटा मैंने a मान लिया, ठीक है, इस वाले को, ये जो है मैंने 1 यूनिट ये ले ली ऐसे करके। अब क्या करोगे आप, ए पे जो है ना आपको 1 यूनिट जो लेके परपेंडिकुलर खींच देना है, कहने का मतलब ये है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचा, तो ये हमारा एक परपेंडिकुलर हो गया, 1 यूनिट मान लिया मैंने, और इस पॉइंट को मैंने मान लिया P। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो 1 यूनिट ये हो गई, 1 यूनिट ये हो गई, इसको मैंने क्या करा, इससे मिला दिया, ठीक। तो यदि मेरे को टू फाइंड, अब आप देख रहे हो कि एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो टू फाइंड OP यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये तो पता ही होगा आपको कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो है मैं OP को फाइंड कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई OP की स्क्वायर OA की स्क्वायर प्लस में AP की स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो OA कितना है मेरा, यानी कि 1 की स्क्वायर, और AP मेरा कितना है, वो भी 1 की स्क्वायर। तो ये 1 प्लस में 1 यानी कि मेरा 2 हो गया। तो OP का ये रूट यहाँ चढ़ा दूंगा तो मेरा ये √2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि बेटा √3 फाइंड करने के लिए पहले मैंने √2 को फाइंड किया, ठीक है। अब ये वैल्यू हो गई मेरी √2। क्लियर होगी बात? अब क्या करोगे आप, अब यहाँ से जो है ना फिर इस पर परपेंडिकुलर लोगे 1 यूनिट, 1 यूनिट ही लेना है आपको, ठीक है। और इसको मैंने मान लिया, चलो B पॉइंट मैंने मान लिया इसको। अब क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर दोगे इससे। क्लियर है? तो ये भी आपका 90 डिग्री है, ये ध्यान रखना है आपको सब अच्छे से। तो 1 यूनिट है। अब वही चीज़ जैसे मैंने ये तरीका अपनाया, यही चीज़ है। अगर मान लो मेरे को टू फाइंड OB फाइंड करना है, तो मुझे फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। तो मैं क्या करूँगा, OB की स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, OP की स्क्वायर प्लस में PB की स्क्वायर हो जाएगा। तो OP मेरा कितना है, तो √2 की स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरा कितना है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट की स्क्वायर। तो √2 को करूँगा तो मैं 2 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, तो मेरा ये आ गया 3। तो OB इसका रूट यहाँ चढ़ा दूंगा तो ये 3 हो जाएगा। तो OB की वैल्यू मेरी हो गई रूट में 3। तो ये बेटा हो गया √3। क्लियर होगी बात? जब ये आपने निकाल दिया, अब क्या करोगे, कंपास को खोलो, इस पॉइंट से रख के इस पॉइंट तक खोलोगे, और ऐसे करके आर्क लगाओगे, ऐसे करके, यानी कि O पॉइंट पे रखोगे और यहाँ से आर्क लगाओगे ऐसे ऐसे करके। तो ये जहाँ पर कटेगा, जैसे कि मान लो ये यहाँ पर कट गया, तो यहाँ पर आपको √3 को लोकेट कर देना है। क्लियर है? इसी तरीके से आप √4, √5 इसी तरीके से आप इसको निकाल के देख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, ठीक है। अब देखो बेटा 7th हमारा जो टॉपिक है, रिप्रेजेंटिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर रूट में 6.4 ले लिया है, इसको मैं रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे इसको करना है आपको, ठीक है। तो जैसे कि आपको 6.4 दे रखा है, तो बस आपको क्या करना है ना, एक लाइन लो आप, और मान लो कि 6.4 आपने ले लिया और इसको कह दिया A, और ये है B मेरा, ये ध्यान रखना है। और ये आपने ले लिया 6.4 यूनिट, सेंटीमीटर जो भी लिखना आप लिख देना, 6.4 ले लिया आपने। क्लियर होगी बात? अब आपको क्या करना है कि ना कि 6.4 आपने ले लिया, 1 यूनिट और बढ़ा लो, यानी कि 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लो। तो यानी कि यहाँ से मैंने 1 यूनिट और ले लिया, ये हो गया मेरा C, यानी कि 1 यूनिट मैंने और ले लिया एक्स्ट्रा। अब मैं क्या करूँगा, A और C इसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालूंगा। तो कहने का मतलब ये कंपास को आधे से ज़्यादा खोल के ऐसे इधर से, और इधर C से इधर से जब आर्क लगाओगे तो ऐसे ये कट जाएगा, और मान लो कि ये आपका कट गया इस तरह से बीच से। क्लियर होगी बात? अब क्या करोगे, कंपास को यहाँ रखोगे और A तक खोलो आप ऐसे करके, और एक सेमी सर्कल बना दो। तो जब सेमी सर्कल आप बनाओगे इस तरह से, तो ये आपका सेमी सर्कल ये बन जाएगा। क्लियर होगी बात? ऐसे करके आपको कर देना है, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, बी पे आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर खींचना है। तो आपको जाहिर पता ही है, बी पॉइंट पे रखो कंपास को, और ऐसे करके आपने आर्क लगाई, और फिर यहाँ से लगाया इधर, इधर से लगा इस पॉइंट पे रखा, इधर लगाया, इधर से आपने इधर काटा, इधर से आपने इधर काटा। तो ये परपेंडिकुलर हमारा खींच गया, और ये ऐसे जाके सीधा जो है वो इस पॉइंट पे हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये जो हमारा सेमी सर्कल है। क्लियर होगी बात? तो इस पे जब हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या करना है आपको कि सीधा जो है आप कंपास को इतना खोलो बी से, और मान लो ये पॉइंट मैंने मान लिया पी, तो बी से पी तक को आप खोलोगे ऐसे करके,
और फिर ऐसे ये लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, ठीक है, और बी से पी तक खोला आपने और ऐसे करके आर्क लगाओगे तो ये ऐसे करके ये आपका ये लग जाएगी इस पॉइंट पे। तो जहाँ पर ये पॉइंट पे आएगा तो ये यहीं पर 6.4 हमारा जो है रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस इस तरह से थोड़ा सा समझ के आप इसको आराम से करके इसको देख सकते हो, ठीक है। तो देखो बेटा, अब अपना अगला टॉपिक जो हमारा आ रहा है ऑपरेशंस और रियल नंबर, ठीक है ना। तो अब इसको ना हम ये देखेंगे, ये जो हमारे रियल नंबर दे रखे हैं ना, कैसे भाई इनको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये वो सारी बातें हम जानेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे कि देखो 2 सवाल लिए मैंने, इनको हम सॉल्व करके देखेंगे, यानी कि इसमें ऐड करना है। तो कैसे हम ऐड करेंगे, सिंपल तरीका है। देखो सबसे पहले हमने लिखा है इसको, देखो 3√2 प्लस 5√3 और प्लस √2 और प्लस में √3, ठीक है। अब आपको देखना है बेटा, ये √2 है ना, और यहाँ देखो ये √2 है, तो इनको एक साथ ले आओ आप। तो देखो 3√2 प्लस में √2 और ये देखो 5√3 प्लस में √3, क्लियर है। अब आपको क्या देखना है भाई, ये नंबर देखो √2 के आगे इधर 3 लगा हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये 1 माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि देखो ऐसे लिखना है 3 + 1 और √2 ये हो जाएगा, क्लियर है। अब इसमें क्या करोगे, 5 और प्लस में यहाँ कुछ नहीं है 1 और ये √3 हो जाएगा। तो देखो 3 और 1 कितना हुआ 4, तो ये हो गया 4√2 और प्लस 5 और 1 6√3। तो ये देखो हमारा आंसर आ गया। इस तरह से बिल्कुल सिंपली आप आराम से देख के ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। इस सवाल को देखो कैसे ऐड करना है, वही चीज़ है। देखो 4√5 प्लस 3√7 प्लस में √6 प्लस में 2√5 लगाओ, 4√6 लगाओ। देखो अब √5 है, यहाँ भी √5 है, तो इसको सीधा यहाँ लिख लो, 4√5 और 2√5 और ये 3√7 है और ये √6 में है और 4√6 है, ठीक है। अब देखो 4 और 2 सीधा भी कर सकते हो आप। देखो √5 है, 4 और 2 कितना हुआ 6 और √5 को यहाँ पर लिख दो ऐसे कॉमन। ये तो कोई सा नहीं है, तो बेटा इसको तो सीधा ऐसे ही लिख दो। अब ये देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 माना जाएगा, 1 और 4 कितने हुए 5 √6। देखो ये आराम से, कितना आराम से इसका ये क्या नाम है ऐड आपने करके देख लिया, ठीक है ना। यदि है बेटा इसी तरीके से देखो, यदि आपको सब्ट्रैक्ट करना है मान लो, तो क्या करोगे, यदि मैं कुछ भी दे दूं, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा 8√5 और में से 3√5 को करना है आपको, तो बस सिंपली क्या करोगे आप, देखो 8 और 5, 8 में से 5 गए तो 5√5 आपका आ गया। देखो आराम से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो बस, ठीक है ना। बस आपको देखना क्या है कि ये जो रूट में जो वैल्यू होती है ना, वो हमारी सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से। ये नहीं कि मैंने दे दिया 4√2 और 3√5 को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो ये √2 है, ये √5 है, तो ये सब्ट्रैक्ट ऐसे करके नहीं होगा। बस ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, क्लियर होगी बात ये, ठीक है ना। कई बार बेटा देखो सवाल इस तरह का भी आ जाता है, उसको भी समझो आप। जैसे अगर मैंने ये कहा कि बेटा ये 8 है, ठीक है, यहाँ पर मैंने दे दिया कि रूट में 8 हो गया, ठीक है ना। अब ये हमारा हो गया और ये मैंने दे दिया बेटा, ये हो गया 50 और यहाँ पर दे दिया मैंने 18, ठीक है। और मैंने कहा कि बेटा इसको ऐड करके बताओ, तो क्या करोगे, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसको भी आप कैसे करोगे। देखो ये 8 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8, क्लियर है। ये 50 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 पंजे 25 दूनी 50, और ये 18 है, तो इसको लिख सकता हूँ 3 तियाँ 9 दूनी में 18। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो ये 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा। इधर 5 का पेयर बन रहा है, 5 बाहर आ जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा। और ये 3 का पेयर बन रहा है, 3 बाहर आ जाएगा रूट से और ये 2 हो जाएगा। तो अब आपने देखा ये भी √2 है, ये भी √2 है, ये भी √2 है, तो क्या करोगे 2 + 5 + 3, ये तो आपने लिख दिया बाहर का, और √2 हमारा कॉमन हो गया। तो 5 3 8 और 2 10, रूट में 2 हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो क्या है कि ये इस तरह से भी ऐड करके देख सकते हो, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट करके भी आप आराम से इसको देख सकते हो, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़े से और सवाल बताता हूँ इसके। अब देखो बेटा मल्टीप्लाई करना, तो क्या करेंगे हम, जैसे कि मैंने देख दिया 6√15 एंड 4√3, इसको यदि आपको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं। तो 6√15 × 4√3, क्लियर होगी बात। तो आपने देखो बार बार के नंबर को ले लो, पहले 6 × 4 और इंटू में 15 और 3 को इसको करोगे आप तो 15 × 3, यानी कि एक साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आपने करा 6 चौक ये हो गया 24
और गुणा में ये हो गया बेटा 45। अब ये देखो क्या करोगे आप, तो 24 गुणा, अब ये 45 है, 45 के टुकड़े करो जरा एक बार, तो कितना हुआ, 3 तियां 9 पंजे 45। तो देखो 24 गुणा में ये 3 रूट में 5 आ रहा है। क्लियर होगी बात, तो 3 रूट में 5 क्योंकि पेयर बन रहा है। अब 24 तियां करोगे तो ये 72 रूट में 5 मल्टीप्लाई करके ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है ना। इसको देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 2 रूट में 3 है, मल्टीप्लाई 4 रूट में 3 है, तो 2 और 4 और इंटू ये जो हमारा रूट 3 है, इसका रूट की 3 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। और बेटा ये जब भी दो संख्या एक जैसी हो, उसका स्क्वायर लगा होगा, तो आप क्या करोगे, रूट से ये रूट काट दोगे, बचेगा 3। तो 8 तियां कितना हुआ, 24। ये आपको ध्यान रखना है। यदि मैं कहूँ कि रूट 5 और रूट 5 को मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, तो रूट 5 की स्क्वायर काट दोगे, ओनली 5 आ जाएगा। जब दो संख्या एक जैसी होंगी तो उसका आंसर वही का वही आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये। इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है ना। डिवाइड यदि होगा तो डिवाइड को भी ऐसे करके देख सकते हो, जैसे मैंने कहा कि 15 रूट में 3 है और डिवाइडेड बाई 5 रूट में 3 है, तो क्या करोगे आप, तो 15 रूट में 3 और 5 रूट में 3, 3 से 3 काट दोगे, 5 एकम 5, 5 तियां 15, तो ये 3 आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो है ना, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, डिवाइड भी करके देख सकते हो, ऐड भी करके देख सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी करके देख सकते हो आप। ठीक है ना। तो भाई अगला टॉपिक हमारा आ रहा है बेटा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसको हमें कैसे करना है वो समझो आप पहले। ठीक है ना। तो जैसे देखो आप सबसे पहले 1/√5 है। ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करना है तो क्या करोगे, डिनोमिनेटर से ही इसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे √5 है ये, तो √5 को √5 से, √5 को 1 से करोगे तो ये √5 आ जाएगा। और √5 को यदि आप करोगे तो √5 की स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा सीधा। तो बेटा ये √5 अपॉन में 5 आ गया। यानी कि जब रैशनलाइज का मतलब यही है कि बेटा कि डिनोमिनेटर में आपका जो है रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो देखो इस तरह से जो है मैंने आपको इसको रैशनलाइज करके दिखा दिया। इसको यदि आप करोगे तो क्या करोगे, तो यानी कि 3 रूट में 6 और 3 रूट में 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे डिनोमिनेटर से। इसको इससे करोगे तो ये 3 रूट में 6 आ रहा है, और इसको करोगे बेटा आप तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 तियां 9 छिक 54 आ जाएगा सीधा, आपको देख सकते हो आप। 3 3 जा 9 हो जाएगा, और √6 करोगे तो 6 हो जाएगा। तो 9 6 जा कितना होता है, 54। अभी इससे कट रहा है, आप इसको काट दो 3 से, तो 3 एकम 3 हो गया, और 3 अट्ठे 24 हो गया। तो बेटा ये रूट में 6 अपॉन में 18 हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। इन सवालों को यदि आपको करना है तो क्या करोगे, तो जैसे देखो आप 1 अपॉन में √3 प्लस √2 दे रखा है, तो ध्यान रखना कि जब भी यहाँ प्लस दे रखा होगा तो मल्टीप्लाई आप इसी से करोगे दोनों को, तो माइनस में संख्या लिखनी है। अगर प्लस माइनस में दे रखी है तो प्लस में लिखनी है। तो जैसे देखो √3 प्लस √2 है, तो क्या करोगे, √3 माइनस √2 ऊपर लिखोगे, और √3 माइनस में √2 इस तरह से नीचे लिखोगे। क्लियर है। जब भी इस तरह का करोगे ना तो बेटा ये नीचे का जो डिनोमिनेटर है ना, इसमें बस एक ही फार्मूला बनता है, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, बस यही करना है। तो देखो इसको इससे आपने करा तो ये √3 √2 हो गया, और ये आपका बन गया बेटा √3 की स्क्वायर माइनस में √2 की स्क्वायर। ठीक है। तो √3 √2 ये हो गया, रूट से रूट कटेगा तो बेटा 3, इस रूट से कटेगा तो 2, तो वैल्यू क्या आ गई, √3 माइनस √2 बटे में 1 आ गई। 1 लिखो चाहे मत लिखो, हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। इसी तरीके से ये देखो माइनस में है तो क्या करोगे, √5 प्लस √6 और √5 प्लस में √6 से इस तरह से करोगे आप। ठीक है। इसको आप करोगे तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो आप, तो 3 को इससे करोगे तो बेटा 3 √5 आ जाएगा, और प्लस में 3 √6 आ गया। और ये तो आपको पता ही है, a माइनस बी, ए प्लस बी का मतलब a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो √5 की स्क्वायर माइनस में √6 की स्क्वायर, तो 3 √5 प्लस में 3 √6 हो गया। और ये 5 से 5 कटेगा बेटा, ये रूट से रूट कटेगा 5 आ गया, इस रूट से रूट कटेगा तो 6 आ गया। तो ये बेटा 3/5 प्लस में 3 √6, 5 में से 6 जाएंगे 1 आएगा, तो ये 1 माइनस का ऊपर नहीं रहेगा, तो बेटा ये यहाँ लगा दिया जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एक सवाल और थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है। अब देखो बेटा ये सवाल देखो आप क्या करोगे आप। ठीक है ना। इसको भी रैशनलाइज करना है आपको, तो आपने यहाँ पर लिखा √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3। ठीक है। वही मैंने बताया ना आपको, देखो यहाँ पर माइनस में है
तो यहाँ पर क्या करोगे आप इसको प्लस में लिख दोगे, ठीक है, ऐसे करके ये आपका हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है ये बेटा √5 √3 की स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ तो a माइनस बी ए प्लस बी की स्क्वायर का फार्मूला ही बन रहा है, तो इसको सीधा लिखा √5 की स्क्वायर माइनस में √3 की स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी की स्क्वायर करो आप तो क्या करोगे भाई, a प्लस बी की स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b की स्क्वायर। इस तरह से आपने एक्सपेंड कर दिया, और ये आपका हो गया रूट से रूट कटेगा ये पहले तो 5 माइनस में 3 हो जाएगा, √5 तो रूट से रूट कटेगा बेटा 5 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 2√15 और प्लस ये रूट से रूट कटेगा तो 3 हो गया, और अपॉन में 2 हो गया। क्लियर है? तो 5 और 3 8, ये नहीं बेटा इसको मत प्लस करना, ये रूट के साथ, ये देखो √2 √15 है, तो ये नहीं कि 5 और 2 7 कर दोगे, ऐसे नहीं करना, जो अलग नंबर होते हैं वही प्लस होते हैं। तो जैसे 5 और 3 8 हो गया, और प्लस में 2√15 अपॉन में 2 हो गया। क्लियर है? अब देखो 8 से 2 भी कट रहा है, ये 2 भी कट रहा है, तो काट सकते हो, जैसे 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, तो ये आ गया आपका बेटा 4 प्लस में √15, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना? थोड़े और बड़े भी सवाल हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये 2 बार दे रखे हो इस तरह से, तो ये भी आपको बस तरीका एक पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें रैशनलाइज करना है, तो आप आराम से बड़े सवालों को भी करके देख सकते हो आप। ठीक है, देखो बेटा अगला टॉपिक हमारा आ गया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है ना? तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझने से पहले ना आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बेटा बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि देखो बेटा ये 3 की पावर 2 है, तो ध्यान रखना ये जो 3 है ना, ये आपका बेस कहलाएगा, और ये जो यहाँ पर पावर लगा रखी है इसको पावर बोलो, चाहे आप इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हो। तो बस ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा 4 की पावर 3 है, तो 4 आपका बेस है, 3 आपका एक्सपोनेंट है, यानी कि पावर है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपका देखो सबसे पहला रूल, यदि मैंने कहा कि यदि बेटा आपका बेस सेम होगा, बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो पावर प्लस हो जाती है, तो ध्यान रखना ये, तो ये हमारा पहला रूल हो गया। यदि बेस सेम है, यदि देखो एक्स एक्स लिख रखा मैंने, ठीक है, और तो क्या हुआ कि बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या करोगे आप, पावर को प्लस कर दोगे, बस पहला रूल ये याद रखो अच्छे से। और यदि मान लो कि बेस सेम है और बीच में डिवाइड का निशान है, तो क्या करोगे, पावर हमारी माइनस में हो जाती है, ये ध्यान रखना, बस इस तरह से रूल याद रखना। अपॉन में इसको देखो, अगर मैं अपॉन में लिखूंगा तो भी बात बेटा ये डिवाइड ही होगी, एक्स की पावर m अपॉन में एक्स की पावर n, तो भी हमारा पावर माइनस हो जाती है, बेस का बेस वही लिख दो, पावर को माइनस कर दो। क्लियर बात हो गई। यदि मैंने कहा कि बेटा बेस सेम हमारा नहीं है लेकिन पावर सेम है, जैसे देखो यहाँ पर एक्स वाई सेम नहीं है लेकिन एम एम सेम है, यानी कि पावर सेम है, तो क्या करेंगे, हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर वही की वही हमारी रहेगी। ठीक है, किसी की भी पावर, यदि किसी भी बेस की पावर यदि 0 होगी तो वो 1 के बराबर होगा, ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से, बिल्कुल ही। ठीक है, और यदि मान लो x की पावर m, यानी कि अंदर भी पावर है और बाहर भी पावर है, तो क्या करोगे, पावर का प्रोडक्ट कर दोगे। ठीक है, यानी कि अंदर ब्रैकेट के अंदर भी पावर है बाहर भी पावर है, तो पावर को प्रोडक्ट कर देना। क्लियर बात हो गई। किसी की भी पावर यदि नेगेटिव होगी तो क्या करोगे, बेस को रेसिप्रोकल कर दोगे और पावर हमारी पॉजिटिव बन जाएगी। इसी तरीके से आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। और यदि मान लो अपॉन में पावर नेगेटिव है तो ये ऊपर जाके पावर पॉजिटिव हो जाती है, ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से, ठीक है ना। तो देखो मल्टीप्लाई वाला हो गया, इधर डिवाइड वाले हो गया, ये हमारा हो गया, ये भी हो गया, ये देखो इस तरह से हमारा हो गया, ठीक है ना। अब देखो क्या है कि अगर मान लो x अपॉन में y की पावर m दे रखी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये x की भी पावर m है और y की भी पावर m है, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ जो थे हमारे रूल्स थे एक्सपोनेंट के। अब इनसे सवाल कैसे होते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि 9th में वो सवाल किस तरह से दे रखे हैं। क्लियर है? देखो बेटा ये कुछ सवाल हैं, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है आप ये समझो। पहले आप तो एक्सपोनेंट के रूल आपको अच्छे से याद होने चाहिए, फिर ये सवाल आप आराम से करके देख सकते हो। तो जैसे कि देखो आप 2 की 3, 2 की 4, 2 की 5, 2 की 6, तो देख रहे हो कि हर कंडीशन में आपका बेस सेम दे रखा है, बीच में मल्टीप्लाई है। तो मैंने बताया था जब बेस सेम होता है बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर को प्लस कर देना होता है। तो 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2, और ये पावर को सारी प्लस कर दो,
तो 6 4 10 5 15 3 18, तो 2 की पावर 18 आ गया आपका, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो सेकंड क्वेश्चन देखो आप, अब यहाँ क्या दे रखा है 9 पावर में 8 है और डिवाइडेड बाई 9 पावर में 7 है। तो देखो 9 9 सेम दे रखा है, बीच में डिवाइड है, तो क्या करोगे पावर माइनस में हो जाएगी, तो 9 की पावर 1 हो जाएगी हमारी, ठीक है। इस तरह से थोड़ा कर सकते हो आप। इस सवाल को देखो आप क्या है, अब यहाँ देखो क्या है 3 की पावर 1 है, तो जब भी मैंने बताया था आपको कि जिसकी भी पावर नेगेटिव होती है तो बेस को रेसिप्रोकल कर दो और पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो 3 की पावर 1 है तो ये 1/3 हो जाएगा, 1 लगाने की जरूरत नहीं होती पावर। मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 है तो ये 1/2 हो जाएगा, माइनस में 1 लगा दोगे, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जैसे 1 3 2 जा 6 और माइनस में 1 हो जाएगा, तो 1/6 की पावर 1 है तो ये इसको बेस को रेसिप्रोकल कर दो, तो 6/1 होता है, तो इसलिए हमें 6 लिखना है, पावर हमारी पॉजिटिव हो जाती है, तो इसका आंसर ओनली 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस सवाल को देखो आप, ये क्या कह रहा है 5 की पावर 0 है, 3 की पावर 0, फिर मल्टीप्लाई में 2 की पावर 0, फिर ब्रैकेट के बाहर भी 0 है, तो क्या करोगे आप, देखो जिसकी भी संख्या की पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होता है। 5 की पावर 0 1, प्लस 3 की पावर 0 1, मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 1, यहाँ पर 0 लगा दो, तो अब ये क्या करोगे, तो ये हमारा देखो 1 1 जा 1 और ये 2 की पावर 0, तो यानी कि 1 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसकी भी पावर 0 है तो 1 के बराबर हमारा हो गया। इस सवाल में देखो बेटा क्या कह रहा है 5 की पावर x है डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो क्या करोगे, तो देखो 5 की x हो गया और ये 25 है तो इसको मैं 5 की स्क्वायर लिख दूंगा तो भी चलेगा, ठीक है, और 125 को मैं 5 की 3 लिख दूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो ये भी 5 है ये भी 5 है, बीच में डिवाइड है, तो 5x माइनस 2 और 5 की 3, इस तरह से लिख सकता हूँ। ये 5 से 5 कट जाएगा, हमारा क्या बचा x माइनस में 2 बराबर में 3, तो x बराबर में 3 प्लस में 2 इज इक्वल टू 5, तो यानी कि 5 x की वैल्यू हमारी आ गई 5। इस तरह से इस सवाल को करके देख सकते हो। अब ये देखो बेटा हमारा क्या है 125 की पावर 1/3 है, तो क्या करोगे आप, इस तरह का जो सवाल होगा आपको क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर देखना वैसे आप, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर 3 है, तो 125 को भी ऐसे बनाओ जो पावर में 3 आ जाए, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका बेस, तो 5 होगा, तो 5 की 3 लिख सकते हो ना, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 हो जाएगा। अब यहाँ गुणा में 1/3 कर दो, ये तो कटेगा ही कटेगा, तो रह गया 5 की पावर 1, यानी कि सीधा 5 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो बस थोड़े से एक्सपोनेंट के रूल याद होंगे तो आप इजीली इन सवालों को करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो बेटा इसको लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी। और एक बात और है बेटा, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दो, तो जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके।